हेलो गाइस, ध्यान देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था, आपको नाम याद होगा कौन सा शुरू किया था? डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तब हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल रखा था। तब से ऐसे के ऐसे रखा हुआ पीरियोडिक टेबल है। देखो, इसको हटा देंगे तो इसके पीछे राज है और वो हमारे चैप्टर का नाम है, दैट इज डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। चैप्टर हमने शुरू किया था, बहुत सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बता दिया था। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अभी तक ऐसा समझो कि चैप्टर शुरू हुआ ही नहीं। अभी हम एक्चुअली में प्रॉपरली पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके सामने एनसीईआरटी होना जरूरी है। बगैर एनसीईआरटी के ये चैप्टर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगी तो शेयर करो दोस्तों की, या फिर और किसी की होगी तो वो शेयर कर लो, लेकिन एनसीईआरटी शेयर करो। कोरोना समय में भी शेयर कर लो और ध्यान देके बढ़िया से देख लो पूरा प्रॉपरली एनसीईआरटी को। लाइन बाय लाइन अभी हम फॉलो करने जा रहे हैं हमेशा की तरह। पहली पेज देखो, आपको सिर्फ वो बच्चों वाली बातें बताई हैं। एनसीईआरटी आपने जैसे खोला होगा उसके अंदर पहली पेज पे आपको वही सारी बातें मिलेगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 से लेकर 12 नंबर के ग्रुप तक आपका डी ब्लॉक होता है और 4 to 7th पीरियड में आपका डी ब्लॉक होता है। पोजीशन के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि उसके अंदर मेनली 3 ट्रांजिशन सीरीज का जिक्र इन्होंने किया हुआ है। 3 कौन सी ट्रांजिशन सीरीज जिनका वो जिक्र कर रहे हैं? वो पहला है 3D, जो कि स्कैंडियम से लेकर तो आप जिंक तक के, फिर आप 4D इट्रियम से लेकर तो कैडमियम तक के है, फिर आपका 5D जो कि लैंथेनियम से लेकर तो मर्क्यूरी तक का है, जिसके अंदर Ce से Lu तक, सी का मतलब सेरियम, Lu का मतलब लुटेटियम तक के एलिमेंट को ओमिट किया गया बिकॉज दोज एलिमेंट्स आर ए ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद बता रहे कि जो फोर्थ हमारी सीरीज है यानी कि 6D सीरीज है, ये एक्टिनियम से चालू होती है और एक्टिनियम से शुरू होकर आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगा, बताने की जरूरत नहीं। एक्टिनियम से शुरू होकर ये आपकी पूरी कंप्लीट उस समय नहीं हुई थी जिस समय एनसीईआरटी प्रिंट हुई थी, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि वो इनकम्प्लीट है, लेकिन हालांकि वो कंप्लीट हो चुकी है। सीएन नाम का एलिमेंट यानी कि कॉपर्निसियम 112 नंबर पे आके वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद बता रहे कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 4F एंड 5F सीरीज यानी कि लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज रिस्पेक्टिवली अपने को दिया हुआ है। फिर इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और आपके ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने में, टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। फिर हम आगे बढ़ रहे, आप देखो ध्यान देके बढ़िया से। अगला पॉइंट तुमको देखो ये बताया उन्होंने जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, वो ये कि कोई भी सीरीज रहे, चाहे आपकी 3D हो, 4D हो, 5D हो कि 6D हो, कोई भी अगर आपकी डी ब्लॉक की सीरीज है तो उसके अंदर इनका कहना है कि सक्सेसिवली डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। इसमें डी में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, फिर 6, 7, 8, 10, 10 ऐसे डी में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं। तो सक्सेसिवली डी ऑर्बिटल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धीरे 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 एक एक इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद सेम टू सेम अप्लाइज टू द ए ब्लॉक एलिमेंट। ये यहाँ पर आपके ए ब्लॉक एलिमेंट है। ए ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर मैं देखूँ या सेरियम से तो लुटेटियम तक आपकी लेंथेनाइड सीरीज आती है, सेरियम से लुटेटियम तक आपकी लेंथेनाइड सीरीज आती है, एंड थोरियम से लॉरेंसियम तक आपका एक्टिनाइड सीरीज आता है। पहले बात करेंगे लेंथेनाइड सीरीज की। लेंथेनाइड सीरीज में 4F ऑर्बिटल आता है और इसके अंदर 4F में सक्सेसिवली एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाता है। तो यहाँ 4F में 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रिस्पेक्टिवली बढ़ते हैं। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। तो क्या कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा होता है क्या? नहीं सर, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम देखने जा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जैसे हम एक्टिनाइड या लेंथेनाइड सीरीज में जाते हैं तो सक्सेसिवली एक एक इलेक्ट्रॉन आपके एफ ऑर्बिटल में बढ़ते जाता है। ये पॉइंट उन्होंने बताया कि डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते समय डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है और आपके एफ ब्लॉक के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते समय एफ ऑर्बिटल के अंदर सक्सेसिवली एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। इस बात को उन्होंने अगली पैराग्राफ में बताया हुआ है, ये हम पढ़ चुके पहले से। और देख लो आगे बढ़ते हैं क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है। आई होप कि आपके सामने एनसीईआरटी होगी, आप बढ़िया से देख रहे होंगे। फिर उसके बाद आगे पोजीशन, जहां अगला हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है द ट्रांजिशन एलिमेंट। हम पहले बोल चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट वह एलिमेंट होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होता है, या तो एलिमेंटल स्टेट में या के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, या तो एलिमेंटल स्टेट में या फिर उसी के
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी ऑर्बिटल आपका पार्शियली फील्ड है तो ऐसे एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख लिए, हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और हम ये भी बोल चुके थे पहले कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, सीएन, कॉपर्निशियम ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इनके ऑर्बिटल एलिमेंटल स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली बल्कि कंप्लीटली फील्ड होते हैं, इस वजह से। फिर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक टेबल दिया हुआ है, ध्यान से देखना। उस टेबल के अंदर तुमको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिए हैं, राइट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक एंड फॉर ऑल द अबो सीरीज। जिसमें 3D सीरीज के लिए आप ध्यान से बढ़िया सी कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। 3D सीरीज यानी कि हमारा जो 4th पीरियड है उसका कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम से जैसे जैसे हम जिंक तक जाते हैं तो उन्होंने बताया कि एस में और डी में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में तो हर किसी के एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम एंड आपका कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर में एस इलेक्ट्रॉन इस वजह से आता क्योंकि एक का उसका इलेक्ट्रॉन डी में जंप हो जाता है, डी को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए। क्रोमियम वाली केस में डी में 4 होते हैं तो एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर डी 5 हो जाता है, और कॉपर वाली केस में डी में 9 होते हैं, इसलिए आपके एस का इलेक्ट्रॉन जंप होकर डी 10 हो जाता है। इसलिए उनमें सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में एस में 2 है। डी के इलेक्ट्रॉन देख लेना सक्सेसिवली बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद सेम आपकी ट्रेंड अप्लाई हो रही है सेकंड सीरीज यानी कि जो हमारी 4D सीरीज है यानी कि 5th पीरियड है उसके अंदर भी सेम ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद फिर आपके 3rd सीरीज और फिर आपकी 4th सीरीज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लगभग लेफ्ट टू राइट जाते समय डी में आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें दिखाई दे रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का तुमको मैं बता रहा हूँ, हार्ट, सोल, किडनी और ब्रेन जो कुछ भी होगा बायोलॉजी के अंदर सब कुछ समझ लो इस चैप्टर का है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी जिनके ऊपर सवाल आता है। मैं सिर्फ इतना कह के नहीं रुकूंगा कि हार्ट एंड सोल है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैं बोलूंगा पूरा बॉडी है इस चैप्टर का आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइन्यूट पॉइंट्स अपने को एक्सप्लेन किए गए जो ज्यादातर आपको दिखाई नहीं देते, कहीं पर सीखने को नहीं मिलते। अगर हम उनको अच्छे से सीख लें, समझ लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन पॉइंट्स के ऊपर केमिस्ट्री कैसे डिपेंड करती है। यही पॉइंट आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो ध्यान देके गाइस देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका पहला पॉइंट लगभग आपको कौन सा दिया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर वो बता रहे ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी एनसीईआरटी में देख लो कौन सा पेज नंबर है। मेरी एनसीईआरटी में 212 है, मेरी पुरानी एनसीईआरटी हमेशा की तरह जो भी होगा आपकी एनसीईआरटी में देख लो कौन सा है। इसके बारे में बता रहे हैं कि सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है सारे आपके मेटल होने की वजह से वो टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर, ये जितने भी मेटल की प्रॉपर्टी ये सारी एग्जिबिट करते हैं। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है मेटालिक होने की वजह से ये सारी जो मेटल की प्रॉपर्टी जिनका भी मैंने जिक्र किया वो सारे वो एग्जिबिट करते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड एमएन। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट द नॉर्मल टेम्परेचर। मारो अंडरलाइन, ये लाइन ऐसी है कि जिसको अगर हम अंडरलाइन नहीं मारेंगे तो देखो फिर यार पेपर के अंदर आपकी वाट लग जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इस लाइन को तुम मारो अंडरलाइन ताकि पेपर के अंदर तुम्हारी वाट ना लग जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन ऐसी है कि उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी मेटल की प्रॉपर्टी है वो सारी मेटालिक प्रॉपर्टी कौन सी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहला टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर, ये सारी मेटल की प्रॉपर्टीज है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट करते हैं। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है जो उनको एग्जिबिट नहीं करते, वो है आपका जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड एमएन। क्यों नहीं एग्जिबिट करते उनका कारण अगर आपको पूछा जाए, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी तो ठीक है सर वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी नहीं है, लेकिन एमएन कहाँ से आ गया सर बीच में? ये अगर इसके नीचे वाले होते तो समझ में आता, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये नहीं एग्जिबिट करे तो समझ जाएगा, लेकिन एमएन भी बीच में आ गया। अलग से एमएन क्यों आ गया? कारण उन्होंने उसी लाइन के अंदर बोला है कि उनके एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, इस वजह से ये डी ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ इनमें से कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट होने के बावजूद भी ये वो मेटालिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं कर रहे जो कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके पजेस कर रहे हैं, जिनके अंदर कारण बताया कि उनका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे या नॉर्मल कंडीशन पे उनके एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर्स होते हैं,
जिनमें इनका कहना है Mn का देख लो भाई, अगर हम ध्यान से देखेंगे इनके अलग अलग मेटालिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ, यहाँ कहीं कहीं दिया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं दिया होगा तो आप याद रख लो उस पॉइंट को। अब उसके बाजू में नीचे तुमको ग्राफ दिखाई दे रहा, ग्राफ के ऊपर टेबल दिखा होगा जिसके अंदर लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल तुमको दिया हुआ दिखा। भाई ट्रांजिशन मेटल के लैटिस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अब ये लैटिस स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें वो चैप्टर आना चाहिए जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। अगर आपका सॉलिड स्टेट हुआ होगा तो ये आपको चुटकियों में समझ में आएगा। अगर आपका सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है तो ये आपको चुटकी बजा लो या फिर और कुछ बजा लो, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर सर अभी अगर हमारा सॉलिड स्टेट नहीं हुआ तो हमने क्या करना, फिर कैसे समझना? कुछ नहीं समझना, सीधा सीधा छोड़ देना, बस यही उपाय है आपके पास, और कुछ उपाय नहीं। तो अभी के लिए सिर्फ आप उनके नाम देख लो, क्या क्या दिया तुमको। HCP आपका होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसके बाद BCC, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग BCC होता है। उसके बाद आपको और बहुत सारे दिए होंगे CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये सब चीजें क्या है सर, ये तो हमें नहीं पता, वो नहीं पता इसीलिए आप इनको अभी के लिए छोड़ दो। जब आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर हो जाएगा उसके बाद अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो मुझे आपको वो पॉइंट समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही चुटकियों में समझ जाओगे। अभी जिस पॉइंट की तरफ अभी हमें ध्यान देना उस टेबल में, उनको आप राउंड कर लो। वो जो एक्सेप्शनल एलिमेंट्स थे कौन से थे जरा बता देना, आपको याद है कि नहीं, देखते हैं। पहला था जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ठीक है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एंड आपका मैग्नीज, ये चार आपके एक्सेप्शनल एलिमेंट्स है। दिखे भाई, उनके लैटिस स्ट्रक्चर की जगह देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इनके लैटिस स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स वहां पे मारा हुआ, दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है? उनके लैटिस स्ट्रक्चर की जगह पे उन्होंने एक्स लिखा है। क्यों एक्स लिखा है? क्योंकि उन्होंने ऊपर ही कहा था कि उनके मोर देन वन मेटालिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए देखो उनके वो टेबल के अंदर ध्यान से देखना, उस टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके लैटिस स्ट्रक्चर की जगह पे उसने एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो मोर देन मेटालिक स्ट्रक्चर पोजेस करने की वजह से वहां उनको लिखा नहीं है, और यही कारण है कि वो सारी मेटालिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं कर पा रहे हैं। भाई अब उसी के नीचे तुम ध्यान से देखना, ठीक है, उसी के नीचे तुम ध्यान से देखना, एक छोटा सा लाइन मार के वो एक्स क्या है ये तुमको बताया गया है, और वो कह रहे कि एक्स का मतलब होता है टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर, टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर। अब वो जो आपके तीन है, मैंने कौन से तीन पढ़े थे, एक पढ़ा था HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसके बाद BCC इसका मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP उसका मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसके अलावा कोई छूट जाए तो देख लेना, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा हुआ है। इनके अलावा ये जो चार एलिमेंट है इनके नीचे लिखा है एक्स, और एक्स का मतलब उसी टेबल के नीचे राइट साइड में छोटी सी फॉन्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनका कहना है कि एक्स का मतलब होता है टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, और ये जो एलिमेंट है ये टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं। इनके अंदर इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर न होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं बाकी एलिमेंट्स की तरह नहीं है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये शो कर रहे हैं, तो इस बात को आपने याद रखना। अब ये सारी चीजें क्या होती है ये आपको मैं सॉलिड स्टेट जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, फिलहाल के लिए याद रखो। अब उसके नीचे ग्राफ तुमको दिखाई दे रहा होगा जो सबसे कमाल का ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ ऐसा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट का और एटॉमिक नंबर का ग्राफ है। और भाई इस ग्राफ को समझने के पहले आपको ऐसे लर्न होने चाहिए चुटकियों में क्या कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मैं अगर आपसे सवाल करूं और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती भाई, आपको बिल्कुल जवाब आनी चाहिए। और जवाब क्या होगा मैं पूछ रहा हूं, पहला सवाल जल्दी जल्दी इसका जवाब देना। बताओ स्कैंडियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? भाई एक आता है, या टिटानियम में दो, या तीन आते हैं, क्रोमियम में चार आते हैं कि पांच आते हैं? पांच आते हैं। मैग्नीज के अंदर कितने आते हैं? छह के साथ पांच आते हैं। आयरन के अंदर कितने आते हैं? अब बताओ। अबे यार आयरन के अंदर 6 आते हैं यार, कोबाल्ट के अंदर 7 आते हैं, निकल के अंदर 8 आते हैं, कॉपर के अंदर डी में 10 आते हैं, जिंक के अंदर डी के अंदर 10 आ जाते हैं। भाई ये डी के इलेक्ट्रॉन अगर आपको अभी याद नहीं है तो फिर ये मेटालिक वाला पॉइंट आपको समझ ही नहीं आ सकता। ये मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट दिया उन्होंने, जो ग्राफ निकाल के दिए, ये समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट वाला ग्राफ वो डी के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और वो भी डी के कौन से इलेक्ट्रॉन? वो भी डी के सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये भी बता देना भी डी में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। भाई ये डी में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन तुमने बता देना है।
अगर तुमने नहीं बताया तो देख लो, फिर मैं बजा दूंगा तुम्हारी बैंड। ठीक है, तो ध्यान देके बढ़िया से देख लो। बताओ इसके डी में क्या इलेक्ट्रॉन आएगा? अरे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आर्गन 3d1 4s2, डी में एक और अनपेयर भी एक, इसमें डी में 2 अनपेयर भी 2, इसमें डी में 3 अनपेयर भी 3, इसमें डी में 5 अनपेयर भी 5, इसके डी में एमएन के डी में कितने 5 और अनपेयर भी 5, एफई के डी में कितने 6 अनपेयर कितने 4, कोबाल्ट के डी में कितने, अरे भाई कितने, अरे यार 7 अनपेयर कितने 3, फिर उसके बाद निकेल के डी में कितने 8 अनपेयर कितने 2, अरे यार कॉपर के डी में 10 अनपेयर कितने 0, जिंक के डी में कितना 10 अनपेयर कितना 0। कमाल की बात देख रहे हो तुम क्या हो रही है यहाँ पे? अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा, क्या हूं कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व किया तुमने? अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो तुमको दिखाई देगा, इसमें मैं सिर्फ अभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, डी इलेक्ट्रॉन की नहीं। ठीक है, इसमें 1 अनपेयर 2 अनपेयर 3 अनपेयर 5 अनपेयर 5 अनपेयर, मैग्नीज तक के तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, लेकिन आपके आयरन में डी में 6 आने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना शुरू हो गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना शुरू हो जाएगा तो अगर जोड़ियां बनेगी तो भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे ना, तो इसलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होते जा रहे। फिर यहाँ अनपेयर 5 थे एमएन में, तो आपके एफई के अंदर 4 हो गए, कोबाल्ट में तो 3 ही हो गए, निकेल में तो 2 ही रह गए सर, एंड कॉपर एंड जिंक में कितने हैं 0 है भाई, तो कॉपर एंड जिंक के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। तो ट्रेंड क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, कि पहले आपके स्कैंडियम टू मैग्नीज अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और फिर आयरन टू जिंक पेयर अप होने की वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम कम होते जा रहे हैं। और ये जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ये पूरा का पूरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। आप बोलेंगे सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? भाई किसी भी सब्सटेंस को अगर मेल्ट करना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी, उसको हीट देंगे तो अगर वो जल्दी से मेल्ट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, जल्दी से मेल्ट नहीं होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। अभी वो जल्दी से कब मेल्ट होगा? जब वो सब्सटेंस के अंदर बॉन्डिंग कम रहेगी या वीक रहेगी, तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा वो और मेल्ट हो जाएगा। अगर उस सब्सटेंस के अंदर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्डिंग है, एक्सटेंसिव बॉन्डिंग है, तो इस वजह से उसको मेल्ट कराने के लिए अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सवाल के साथ साथ जवाब भी हमें यहाँ मिल रहा है। हम देखो क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर स्कैंडियम से लेकर तो मैग्नीज तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे। सर स्कैंडियम से लेकर तो मैग्नीज तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ ये सारे मेटल होने की वजह से इनकी मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ते जा रही है। तो स्कैंडियम से लेकर तो मैग्नीज तक आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उनकी मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है, और मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से मल्टीपल मेटालिक्स बॉन्ड ये बनाएंगे, मतलब बहुत सारे मेटालिक्स बॉन्ड बनाएंगे। अब इसके अंदर एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 5 हो गए, 5 हो गए, तो जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे डी में उतनी ज्यादा एक्सटेंसिव ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, और उतनी ज्यादा एक्सटेंसिव ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की होने की वजह से उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड वहां पे डेवलप होगा। और जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड वहां पे डेवलप होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव बॉन्डिंग रहेगी, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। इसलिए अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे उस ग्राफ को, तो देखना स्कैंडियम से लेकर तो टिटानियम तक उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। स्कैंडियम दिया कि नहीं दिया उसके अंदर? वो इसलिए दिया कि नहीं है रे? नहीं दिया सर। अरे इसलिए नहीं दिया क्योंकि लाइन को मेरे हिसाब से उन्होंने 1000 से वगैरह चालू किया होगा, जहां से लाइन शुरू किया उन्होंने, जो ओरिजिन जनरली हम 0 लेते हैं ना, तो 0 के कई ऊपर उन्होंने शुरू किया होगा मेल्टिंग पॉइंट को, तो उतना मेल्टिंग पॉइंट आपका वहां पे होगा ही नहीं स्कैंडियम का, इसलिए वहां पे स्कैंडियम नहीं दिया। स्कैंडियम का बहुत कम होगा इसलिए स्कैंडियम नहीं है। टिटानियम का देख लो जितना है उससे ज्यादा मैग्नीज का होगा, सॉरी मैग्नीज नहीं, गलत बोला, टिटानियम का जितना होगा उससे ज्यादा वेनेडियम का होगा, वेनेडियम का होगा जितना उससे ज्यादा क्रोमियम का होगा। अरे आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे होंगे, सर क्रोमियम का जितना उससे ज्यादा मैग्नीज का होना चाहिए, हाँ या ना? एक तो ये सोच सकते हैं, 2 चीजें आप इसको लेकर सोच सकते हैं, सर इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है मेल्टिंग पॉइंट कम, इसमें 2 हो गए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसमें 3 हो गए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्रोमियम के अंदर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, उतने ज्यादा एक्सटेंसिव बॉन्डिंग होने की वजह से, उतनी ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने की वजह से उतना ज्यादा उनको हीट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए एनर्जी लगेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। सर बराबर है, क्रोमियम में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज में भी 5, तो आप सोचेंगे सर दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए सर? या तो सेम होना चाहिए या फिर क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीज का होना चाहिए। ना सेम है क्रोमियम का और मैग्नीज का, और ना ही मैग्नीज का क्रोमियम से ज्यादा है सर। अब क्यों है ऐसा देख लो, आपके बुक के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको,
क्या दिखाई दे रहा है मुझे बढ़िया से बता देना। आपके बुक के अंदर शायद ही आपको दिखाई दे रहा होगा। अरे मेरे बुक के अंदर हाँ है दिखा। तो आप देखते जाओ। टिटेनियम से वेनेडियम ज्यादा, वेनेडियम से ज्यादा क्रोमियम। अरे इनसे एक्सपेक्टेशन था कि क्रोमियम मैग्नीज सेम रहे, लेकिन सेम नहीं बल्कि छोटा हो गया। क्यों हो गया डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। उसको छोड़ दो, अभी मैग्नीज को इग्नोर करो। मैग्नीज को इग्नोर करके एफई को देखो। भाई एफई का तो फिर मैग्नीज से कम होना चाहिए, मैग्नीज को छोड़ दो। ऐसा भूल जाओ कि यहाँ पे मैग्नीज है ही नहीं। क्रोमियम से छोटा आपका एफई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम के अंदर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एफई के अंदर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है आपके एफई के अंदर पेयर अप हो गए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है आपके एफई के अंदर पेयर अप हो गए। 5 से अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 ही रह गए एफई में, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो बॉन्डिंग कम हो जाएगी, लेस एक्सटेंसिव हो जाएगी, जिस वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एफई का कम हो जाएगा। फिर सर एफई से कम कोबाल्ट का होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। उससे कम आपका निकेल का होना चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल है। उससे कम कॉपर और जिंक का होना चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो हमको को ट्रेंड मिल गई। ट्रेंड क्या मिली हमको कि जैसे जैसे स्कैंडियम से आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बनेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते जाएंगे वैसे वैसे आपके मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएंगे। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर बाबू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या आया, तो इसका मतलब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर एक्सेप्शन आया तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रही, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन के ऊपर ही बेस्ड है। और इसमें सिर्फ एक्सेप्शन नहीं बल्कि एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन होते हैं। तो उसी एक्सेप्शन का ये एक्सेप्शन देखो कि उसमें मैग्नीज जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन सर 5 आ रहे, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो सर या तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम के जितना होना चाहिए था या फिर क्रोमियम से ज्यादा होना चाहिए था। कम तो नहीं होना चाहिए था। खैर कम है तो सबसे कम आ रहा है, वो भी किससे कम आ रहा है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, उन सब से देखो आपको कम दिखाई दे रहा होगा मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है। अब इसके पीछे की क्या वजह है उसको हम ढूंढेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक ब्रेक वगैरह नहीं है, आप कंटिन्यू करो। उसके अंदर दूसरी सीरीज कौन सी है भाई, दूसरी सीरीज है आपकी 3D के बाद 4D सीरीज। उसके अंदर भी सेम पहले पहले जैसे आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखना भाई, इट्रियम के अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, जर्कोनियम में, नायोबियम में 3 है, मॉलिब्डेनम में 4 है। तो उसी हिसाब से इट्रियम से ज्यादा जर्कोनियम, जर्कोनियम से ज्यादा नायोबियम, नायोबियम से ज्यादा मॉलिब्डेनम, ऐसे मेल्टिंग पॉइंट होने चाहिए। देखो है कि नहीं ऐसा, बिल्कुल है सर। जर्कोनियम से ज्यादा नायोबियम, नायोबियम से ज्यादा मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम से ज्यादा, अब टेक्नेटियम तक तो हम आए नहीं है, अभी आएंगे। अरे सर टेक्नेटियम का कम हो गया, ये तो सर टेक्नेटियम आपके मैग्नीज के नीचे दिखाया क्या, टेक्नेटियम आपका मैग्नीज के नीचे है। टेक्नेटियम के अंदर भी मैग्नीज की तरह 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम है। सर ऐसा क्यों है सर, प्लीज प्लीज हमको बताइए, बताएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो इसने भी एक्सेप्शन दिखा दिया भाई, मैग्नीज और टेक्नेटियम दोनों ने दिखा दिया। फिर आपके रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते जाएंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। चलो वो भी देख लेंगे। फिर उसके बाद सर उसके नीचे वाली सीरीज देख लो, 6th पीरियड यानी कि हमारा 5D सीरीज, उसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी वही होना चाहिए। हो रहा कि नहीं हो रहा देख लो, लेकिन उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा, ये बात जो है अपने को याद रखनी है। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। लैंथनम में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हैफनियम में 2, टेंटलम में 2, और टंगस्टन के ये सॉरी लैंथनम में 1, हैफनियम में 2, टेंटलम में 3, टंगस्टन में 4, ये रेनियम में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है। बस एक चीज में और गड़बड़ हो गई, वो जरा बताइए। मैग्नीज में, टेक्नेटियम में, रेनियम में, इनमें 5-5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर आपके टंगस्टन, रेनियम में अगर 5-5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वही चीज होगी ना। इन दोनों में या तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए या फिर रेनियम का टंगस्टन से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, वही जो गड़बड़ आपका मैग्नीज टेक्नेटियम में हो रहा था, कुछ इस तरीके का ही गड़बड़ यहाँ रेनियम के अंदर हो रहा है। तो भाई गड़बड़ वाले कौन है उनको याद रखना, मैग्नीज, टेक्नेटियम, रेनियम, इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के बावजूद भी, एक्सटेंसिव बॉन्डिंग बनाने के बावजूद भी इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है। कारण काफी सिंपल है, मैं पहले ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कारण बता देना कौन सा है। और फिर उसके बाद ये तो खैर कारण आप ढूंढो, कारण जब तक आप ढूंढ रहे तब तक एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूं। आपके सामने ग्राफ होगा, उस ग्राफ को देख के बस मुझे इतना बताइए कि 3D सीरीज का जो आपने मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखा,
4D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखा और 5D सीरीज का जो आपने मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखा हुआ है, उस ग्राफ में 3D सीरीज से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 4D सीरीज का है और 4D सीरीज से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपके 5D सीरीज का है। तो ऐसा क्यों है, बस यही आपको बताना है। 3D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपके 4D का है, 4D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपके 5D का है, ऐसा क्यों है सर? मैं देखो इसके ऊपर दो एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूं। एक तो गलत एक्सप्लेनेशन जिसके ऊपर आप कन्विंस भी हो जाओगे। आजकल ऐसे होता है, गलत चीजों पे लोगों को कन्विंस किया जाता है, ठीक है। तो वैसा ही गलत एक्सप्लेनेशन देके मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ 2 मिनट के अंदर। देख लो कैसे। मैं बोलूंगा ये जो बुक में दिया हुआ लाइन है एकदम, ये ग्राफ एकदम गलत है, आप मान भी जाएंगे। देखो कैसे मनवा रहा हूँ आपसे, ध्यान देके सुनना मेरी बात, ठीक है। पहले गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो पता चलिए ये एक्सप्लेनेशन काट के वायरल कर दिया, ऐसा ना हो जाए। भाई ये जो स्कैंडियम है, ये आपका इट्रियम वाला है या फिर लैंथेनम वाला सीरीज है, इनमें ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आते आते एक शेल इनके अंदर बढ़ते जा रहा है, बराबर है। ऊपर से नीचे आते इनके अंदर शेल बढ़ते जा रहा है। शेल बढ़ने की वजह से आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि एटॉमिक साइज बढ़ती है। अब इस एक्सप्लेनेशन को बताने के पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम किस बेसिस पे बढ़ती है या कम होती है। पहले बता दो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा एनसी बढ़ जाता है। भाई एनसी का मतलब क्या बढ़ जाता है, क्या मतलब, ऊपर वाला एरो दिखा देता हूँ। एनसी का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से, क्या बढ़ने की वजह से भाई, एटॉमिक नंबर। तो जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, आपके लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है और इसी एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाने में आपका बढ़ेगा, शेल तो नहीं बढ़ रहा है, शेल तो उतना ही है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उस वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। वही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से एटम का साइज धीरे धीरे कम होता है। तो लेफ्ट टू राइट एटम का साइज किस वजह से कम होता है, किसी ने पूछा तो बताना। लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और शेल नहीं बढ़ता है। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल तो नहीं बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से एटॉमिक साइज आपका धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। वही मैं अगर बात करूंगा टॉप टू बॉटम की, तो भाई टॉप टू बॉटम आते आते क्या होता है, तो टॉप टू बॉटम आते आते आपके शेल बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं गलत एक्सप्लेनेशन पे कन्विंस करने जा रहा हूं आपको, ध्यान देके बराबर से देखना। मैं जैसे टॉप टू बॉटम आऊंगा, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में मतलब ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आते आते क्या होते हैं, एक एक शेल बढ़ते जाते हैं। शेल बढ़ने के साथ साथ नीचे वाले ये जो एलिमेंट्स है, नीचे वाले एलिमेंट के अंदर डी और एफ ऑर्बिटल आना शुरू हो जाता है। और डी और एफ ऑर्बिटल आपको बहुत अच्छे से मालूम है, एसई यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इसी को शेल्डिंग इफेक्ट भी कहेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर डी और एफ ऑर्बिटल जो नीचे वाले एलिमेंट्स में, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शेल्डिंग इफेक्ट देते हैं। और वही स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट देने के वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उसकी न्यूक्लियस से काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। इस वजह से वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। अगर वो ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो उनकी नंबर ऑफ बॉन्डिंग कम होने की वजह से, लेस एक्सटेंसिव होने की वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाली सीरीज के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम नहीं है, ज्यादा है, ऐसे आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। तो क्या बताया मैंने, एक बार जल्दी जल्दी बता देना, फटाफट तेज बताना। क्या बताया मैंने, बोला लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज किस वजह से बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका एटॉमिक साइज धीरे धीरे कम होता है, लेफ्ट टू राइट। और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है हमारे शेल बढ़ते जाते हैं। टॉप टू बॉटम जैसे जैसे ऊपर आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, इसमें 3-4 शेल है, इसमें 5 है, इसमें 6, इसमें 7 है। तो ऊपर से नीचे आते आते शेल बढ़ते जाते हैं। शेल बढ़ने की वजह से आपका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। लेकिन साथ में और एक चीज होती है कि टॉप टू बॉटम आते आते डी एन एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो डी एन एफ ऑर्बिटल पुअर शेल्डिंग इफेक्ट यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे वाले पीरियड्स में, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है नीचे वाले पीरियड्स में, वो उसी के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने की वजह से वो बाहर ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं
कि सर 3D 4D 5D 6D 3D 4D 5D 6D इन चारों सीरीजेस में कौन से सीरीज के एलिमेंट ज्यादा बॉन्ड बना पाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप जवाब देंगे सर 3D के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा बॉन्ड बना पाएंगे, 4D के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कम बॉन्ड बना पाएंगे, 5D वाले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और भी कम बॉन्ड बनाएंगे, और 6D वाले इलेक्ट्रॉन और भी कम बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा आप एक्सप्लेनेशन देंगे। और किस बेसिस पे देंगे? आप बोलेंगे सर ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ना सर, उनके अंदर आपका DNF ऑर्बिटल के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बहुत ही पुअर शेल्डिंग इफेक्ट देता है, जिस वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग इनके अंदर लेस एक्सटेंसिव हो जाएगी। अगर सर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग इनके अंदर लेस एक्सटेंसिव हो जाएंगी तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने चाहिए। ये पहला कारण। दूसरा और एक कारण पे कन्विंस करता हूं, ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी काफी ज्यादा रहेगा। क्यों इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा? अरे आप सोच रहे होंगे अरे सर कैसे ज्यादा रहेगा इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो कम होना चाहिए। आप किस बेसिस पे कम बता रहे हैं और मैं किस बेसिस पे ज्यादा बता रहा हूं, ध्यान देके सुनना। आप बोल सकते हैं सर ऊपर से नीचे आते आते साइज बढ़ रहा ना, साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहने की वजह से लूज बॉन्डेड रहेगा, जिस वजह से उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी अपने को नहीं लगेगी, इसलिए आप बोलेंगे सर नीचे वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ये आपका एक्सप्लेनेशन। अब मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना। मैं बोलूंगा सर नीचे वाले के अंदर DNF ऑर्बिटल आ रहे हैं, डी के साथ साथ ये 6th and 7th पीरियड में F ऑर्बिटल भी आ रहा है, जो कि काफी पुअर शेल्डिंग इफेक्ट देगा। इस वजह से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, और अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकल रहा है तो इसलिए उस समय आपकी बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मैंने किस कारण के ऊपर आपको कन्विंस किया? देखो आप कन्विंस भी हो चुके होंगे। पहला कारण क्या है कि ऊपर से नीचे आते आते नीचे वाले ऑर्बिटल के अंदर DNF ऑर्बिटल आने से पुअर शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिस वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे, तो आसानी से बाहर ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो उनकी बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। पहला कारण। दूसरा कारण मैंने बताया कि ऊपर से नीचे आते आते पुअर शेल्डिंग इफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे नहीं। 6D and 7D वाले पीरियड के अंदर आसानी से नहीं निकलेंगे, तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जिस वजह से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होने के वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम बनेंगे, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए सर। तो अगर ये दो कारण है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होने चाहिए। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आप इसके ऊपर कन्विंस भी हो चुके होंगे। आपके पास अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसको लेकर आप क्रॉस कर सकते हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कर लो और इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्रॉस करके दिखाओ तो मजा आए। ठीक है, बढ़िया से कर लो इस वीडियो को पॉज भाई। तो गाइस वीडियो को आप लोगों ने पॉज करके बढ़िया से सोच लिया होगा कि इसका जवाब क्या है, और मैंने आपको गलत कंसेप्ट के ऊपर मतलब गलत एक्सप्लेनेशन देके, मतलब मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन देके मैंने आपको रॉन्ग आंसर के ऊपर भी कन्विंस कर लिया है, और आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा। तो फिर सच में आंसर क्या है सर? बेसिकली इसका क्या करेक्ट आंसर है, क्यों ऐसा है, इसका क्या वजह है, आप हमें बताइए सर। यह बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो जितने भी मैंने सवाल अभी आपको यहाँ पूछे हैं, चाहे वो सवाल आपके ZN CD HG MN इनके स्ट्रक्चर को लेकर है, या इनके बिहेवियर को लेकर है, या फिर MN TC RE इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट को लेकर है, ये जो सारे सवाल मैंने आप लोग को अभी पूछे, इसके जवाब मैं गाइस अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।